उसको ऐसा लगता था कि ये भाई को सही डिसीजन नहीं लेने दे रही है। जो शक की सुई है वो विवाह की तरफ भी उतनी ही मुड़ी हुई है। 1.5 घंटे का समय, 6 हत्याएं, बच्चों के पैर तोड़ के छत से फेंकना, माँ भाभी भाई सर कुचलना, गोली मारना। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कल हमने सीतापुर कांड, सीतापुर मर्डर केस पर जिस तरह से चर्चा की थी, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। और आगे इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारियां साझा की हैं, जिसमें पुलिस ने बताया कि इस सीतापुर कांड में मुख्य आरोपी अजीत ही है और मास्टरमाइंड वही है। किस तरह से उसने 6 हत्याओं को अंजाम दिया, भाई, भाभी, मां और 3 मासूम बच्चे, किस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा। आज फिर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि पुलिस ने क्या क्या बताया। क्या कोई एक व्यक्ति किस तरह से इस इतनी बड़ी वारदात को, इस हत्याकांड को अंजाम दे सकता है? देखिए मृत्युंजय, जैसा पुलिस ने जो बातें बताई हैं, सबसे पहले मैं वो अपने दर्शकों को बता दूं। पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। आईजी रेंज सीतापुर तरुण गाबा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये बताया कि आरोपी जो अजीत सिंह है, उसने रात में 2:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। यानी जो 6 मर्डर थे वो इसी दौरान किए गए थे, 1.5 घंटे के अंदर। 1.5 घंटे के अंदर। दूसरी बात, अब जब सुबह जब वो सारे लोगों की आंख खुली, जब सारे लोगों ने देखा कि भाई इतना बड़ा कांड हो गया, तब उसने अनुराग की आत्महत्या वाली बात की कहानी रही। उस वक्त तक उसने शायद ये बात नहीं सोची थी, जैसा पुलिस ने अभी अपनी बात में बताया है। दूसरी बात ये कि 2 बजे के करीब में अजीत उठकर बाहर आया। अजीत जब बाहर आया तो उसने बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया। अब जब बिजली चली गई, अंधेरा हो गया, तो जो अजीत की भाभी यानी प्रियंका सिंह वो बाहर आई और सबसे पहले उसने प्रियंका को ही मौत के घाट उतारा। पुलिस का ये भी कहना है कि सबसे ज्यादा जो नफरत है अजीत, वो प्रियंका से ही करता था। उसको ऐसा लगता था कि ये भाई को सही डिसीजन नहीं लेने दे रही है। बिल्कुल। इसके बाद उसने जब पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उसने 4 बजे सारे लोगों को फोन करके बताया कि इस तरीके की वारदात हो गई है और एक जानकारी दी कि सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रभाकर मौके पर पहुंचे, उन्होंने देखा बच्चे तड़प रहे हैं, उन्होंने सोचा कि चलो बच्चों को अस्पताल लेके जाते हैं। उन्होंने गाड़ी की चाबी मांगी, मगर अजीत ने उन्हें गाड़ी की चाबी नहीं दी। एक ये बात, एक घटना करने का एक कारण उस दिन अजीत के पास था, ये बात भी पुलिस ने बताई। जो एक इंसान को कोई ट्रिगर करती है बात, जिसके बाद वो इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देता है, तो कौन सी ऐसी बात थी जिसने उस दिन ट्रिगर किया? तो वो बात पुलिस ने बताई कि किसान क्रेडिट कार्ड के लोन चुकाने को लेकर उस दिन दोनों भाइयों के बीच बहस हुई। अब किसान क्रेडिट कार्ड, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अजीत और अनुराग के जो पिता थे वीरेंद्र सिंह, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लिया था। अब ये जो लोन था इसको चुकाया जाना था, तो अजीत का इसमें ये मानना था कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसको बेच देते हैं और लोन को चुका देते हैं। मगर अनुराग का इसके अंदर में ये मानना था कि नहीं, हम खेती है, हमारे पास 100 बीघा ज़मीन है, 50 लाख रुपए साल हम कमाते हैं और हम यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट उठाते हैं, तो हम जो है इस पैसे से वो पैसा चुकाएंगे, हम अपना कुछ बेचेंगे, ना कि प्रॉपर्टी बेच के। बस। तो ये दोनों के बीच में एक परेशानी की वजह थी। तो दोनों के बीच बहस हुई उसी रात। 10 और 11 की जो दरमियानी रात थी, वहाँ पर ये बहस हुई और उसी रात उसने हत्याकांड को अजीत ने अंजाम दिया। अजीत ने अपनी माँ सावित्री सिंह को मारा, जिनकी उम्र करीब 62 साल थी। उसने अपने 45 साल के भाई अनुराग सिंह की जान ली। उसने अपनी 40 साल की भाभी प्रियंका सिंह की जान ली और 3 मासूम बच्चे, उनको भी जान से मार दिया। यानी अपने भाई का पूरा परिवार खत्म कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि चलो, मतलब भाई के ऊपर गुस्सा था, भाभी के ऊपर गुस्सा था, लेकिन मासूम बच्चों को ऐसा क्यों? मासूम बच्चे और माँ। तो इसमें पुलिस ने एक ये भी बात बताई है कि आखिर माँ को क्यों मार दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा है मृत्युंजय। अजीत ने पुलिस को ये बताया कि माँ को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब वो प्रियंका को मार रहा था तब माँ ने देख लिया, माँ वहाँ पहुँच गई, तो उसने माँ के ऊपर भी वार कर दिया। माँ, उसके बाद उनकी तुरंत मृत्यु नहीं हुई,
वो वहाँ घायल होके गिर गई। उसके बाद उसने जब सबको मार दिया फिर वो लौट के अपनी माँ के पास आया और उनकी सांसें चल रही थी। फर्स्ट फ्लोर पे हाँ, से उनकी सांसें चल चल रही रही थी। और अजीत ने ये दावा किया पुलिस से कि माँ ने उसको ये कहा कि अब वो यहाँ से चला जाए, अब वो यहाँ से भाग जाए, चला जाए। और अजीत पर सनक चढ़ी हुई थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको लगा कि अगर माँ जिंदा रही तो वो यकीनन सारे लोगों को ये बता देगी कि ये सब उसका अजीत किया ने धरा है। किया है। तो इसलिए उसने माँ के सर पर, चेहरे पर कई वार किए और माँ को जान से मार दिया। एक बात जो पुलिस ने बताई वो ये भी बताई कि अजीत ने पूछताछ के दौरान जो राज खोले, जो उसने बातें बताई, जो उसने खुलासे किए, वो उन खुलासों में उसने क्या क्या कहा। उसने ये बताया कि सबसे पहले उसने अपनी भाभी के सीने में गोली मारी और ये इंश्योर किया गया कि वो दिल की तरफ गोली लगे ताकि दिल के आर पार हो जाए और उसको बचने की गुंजाइश ही न रह कोई जाए। गुंजाइश ही न रहे। इसके बाद उसकी माँ गोली की आवाज़ सुन के मौके पर पहुंची। तो जब माँ वहाँ मौके पर पहुंची तो हथौड़े से उसने माँ के ऊपर वार किया। इसके बाद वो अनुराग के पास पहुंचा और उसने अनुराग को मारा। अनुराग के सिर पर 2 गोलियां मारी। एक गोली जो मारी वो सिर पे लगी और गले से आर पार हो गई, दूसरी गोली उसके सिर में अटक गई। मृत्युंजय, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको कल ये भी बताया था कि पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट जिसमें हाँ। ये वाली बात पता चली थी कि 2 गोलियां लगी है अनुराग के सर पे। इसी से पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि अजीत ही इस घटना का मास्टरमाइंड हो सकता है। ये किसी किराए के कातिल ने किया है या फिर इस तरह की जो थ्योरीज थी जिसमें आत्महत्या की बातें थी वो नकार दी जी। गई। उसके बाद थ्योरी बनी मर्डर की। उससे पहले तक ये माना जा रहा था कि अनुराग ने ही इस हत्याकांड को नशे की हालत में, जैसा अजीत ने बताया था कि बिल्कुल। नशे की हालत में या मानसिक रोगी था, बिल्कुल खत्म कर दिया फिर। तो प्रियंका के पास वो हथौड़ा लेकर पहुंचा था छत पर उन्हें मारने के लिए और सोते हुए उसने प्रियंका के सीने में गोली मारी थी। ये एक बात बताई और अभी तक कई रिश्तेदार, कई परिचित जो है वो पुलिस के रडार पर रहे हैं और सभी के मोबाइल नंबर की पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली और लोकेशन देखी। अभी तक पुलिस का ये कहना है, जो गाबा हैं उनका ये कहना है, जो उस इलाके के बड़े आला पुलिस अधिकारी हैं, सीतापुर आईजी रेंज हैं, तो उन्होंने ये बताया कि अभी तक किसी दूसरे का ये नहीं पता चल सका कि कोई दूसरा इस मामले में इन्वॉल्व था। अब आप लोग इस चीज़ को देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक इंसान जो क्रोध में इतना ज़्यादा गुस्से में था कि अपनी भाभी को मार देना चाहता था, अपने भाई को मार देना चाहता था, उसके 3 मासूम बच्चों को मार देना चाहता था, उसने अपनी माँ तक को नहीं बख्शा, तो उसके भीतर कितना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ होगा। बावजूद इसके कि वो एक स्कूल में टीचर था, उसको अच्छे पैसे मिलते थे, वो एक सम्मानित ज़िंदगी जी रहा था और चाहता तो सम्मानित ज़िंदगी जी सकता था। और लड़ाई भी किस लिए? पिता के लोन को चुकाने के लिए, और उस लोन को जो आसानी से चुकाया जा सकता था। चाहे उस लोन को चुकाने का कोई भी तरीका होता, चाहे उसके लिए आप कमा के उस पैसे को चुकाते या आप प्रॉपर्टी बेच के उस पैसे को चुकाते, वो बात बैठकर दोनों भाई आपस में कर सकते थे, वो बात परिवार के अंदर निपटाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अंत में अजीत ने ये फैसला किया कि मैं सबको मार दूंगा, और उसने किया भी वही, उसने सबको मार दिया, उसने किसी को नहीं छोड़ा। अब अजीत की न केवल पूरी ज़िंदगी जेल में बीतेगी, हो सकता है कोर्ट इस पर बड़ा फैसला करे, मृत्युदंड की सज़ा अजीत को मिले, क्योंकि ये एक जघन्य नहीं, मैं कहूँगा जघन्यतम अपराधों में शामिल है। तो इसके बाद आप समझिए कि जो ये परिवेश है घरों में बातचीत होने का, वो कितना ज़रूरी है। अगर जो बातें से जो मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, जब वो नहीं सुलझा पाते हम लोग, तब किस कदर हत्याकांड होते हैं, इस अंजाम तक पहुँचते हैं, इस अंजाम तक पहुँचते हैं, ये इसमें मामले में सामने आया। एक बात इसके अंदर ये भी समझ में आई कि देखिए, अनुराग के पास 100 बीघा ज़मीन थी, अनुराग के पास में 4 बीघा का एक तालाब था जो उसका निजी तालाब था। तो कितना बड़ा, तो मतलब लोगों के उतने बड़े घर नहीं होते जितना बड़ा तालाब अनुराग के पास में था। अनुराग के पास 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत का लखनऊ के अंदर फ्लैट था। अनुराग की पत्नी एक निजी बीमा कंपनी में काम कर रही थी, वो भी अच्छा पैसा कमा रही थी। अनुराग के जो बच्चे थे CMS में पढ़ते थे, जो लखनऊ का सबसे बड़े स्कूलों में से एक है, अलीगंज ब्रांच में पढ़ते थे। तो कुल मिला के
अनुराग के पास न पैसे की कोई कमी थी, प्रियंका के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। प्रियंका का जो मायका है वो भी बहुत मजबूत है, मैं बताऊं मृत्युंजय आपको, वो भी काफ़ी रिच लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मजबूत लोग हैं। और प्रियंका के भाई ने, अंकित सिंह, उन्होंने ये दावा भी किया था कि दोनों भाइयों के बीच में बनती नहीं थी, ये बात पता थी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ये इस कदर बात बढ़ेगी कभी कि एक भाई दूसरे भाई के पूरे खानदान को मिटा दे। सर एक सवाल उठता है, जी। जैसा आपने बताया कि अनुराग की फैमिली सम्रांत थी, मतलब अनुराग लखनऊ रहता था, वाइफ बीमा रहते सीतापुर रहते थे, मगर उनकी वाइफ और बच्चे अक्सर वो लखनऊ। लखनऊ, पढ़ाई वढ़ाई सारी वहाँ होती थी, बीमा कंपनी में थी। क्या अजीत के अंदर कोई ऐसी भी खुंदस हो सकती है, क्योंकि वो गांव में ही था, एक टीचर था, बड़ा भाई शहर पहुंच गया था, उसके बच्चे एक बड़े स्कूल में थे, क्या इस चीज़ की भी कोई खुंदस, जो एक कंपैरिजन होता है कि हमारे बड़े भाई का परिवार वहाँ है, हम यहाँ पे, हम यहीं पे रह गए, पैसा बराबर है, क्या जायदाद के बंटवारे को लेकर बहुत सारी चीज़ें कि घर से इतना पैसा आ रहा है, वो ज़्यादा ले रहे हो, उसको कम मिल रहा हो, इस तरह की जो एक परिवेश बनता रहता है, जो मानसिक विचार बनते रहते हैं लोगों के, तो क्या इस तरह की कोई चीज़ें अजीत के साथ हो रही थी? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक बात तो ये कि क्या दोनों भाइयों के बीच कोई खुन्नस थी या नहीं थी, एक बात तो इसमें ये। तो जो डिटेल मिल पाई है अभी तक, जो जानकारियाँ मिल पाई हैं, जो अमर उजाला के स्थानीय संवाददाता हैं, उनकी तरफ से जो डिटेल्स आई हैं, जो अखबार में छपी हैं, मैं आपको उस आधार पर एक बात बता रहा हूँ कि अजीत के बारे में ये वाली बात पता चली कि अजीत इस बात से ज़रूर थोड़ा परेशान था कि उसके पास उतना पैसा नहीं है, और वो कंपेयर करता था खुद को अपने भाई से, अनुराग से जी। तो, और अक्सर वो फ़ोन पे इस मतलब लगा रहता था, ये भी बात पता चली। और ये भी बात पता चली कि वो अक्सर जब जिक्र करता था बातचीत करते हुए, तो वो एक कंपैरिजन उसके जहन में आता था, मन में आता था कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा भाई कहाँ पर है। हालांकि आप सोचिए कि दोनों एक ही माता पिता के बच्चे, दोनों के पास समान अवसर, दोनों के पास अच्छी पढ़ाई। अब ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा कि शायद अजीत के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास भी प्रॉपर्टी रही होगी, उनके पास भी घर रहा होगा, उनके पास भी एक अच्छा परिवार रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद मृत्युंजय, अजीत ने एक ऐसा कदम उठाया जो कदम कहीं नहीं जाता, सीधा जेल की सलाखों के पीछे। कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, मगर हाँ ये ज़रूर है मृत्युंजय के, एक जब इंसान ये सोच लेता है कि अब मुझे इतना गुस्सा अपने दिमाग में बैठा लेता है कि अब मुझे इसे ख़त्म कर देना है, जान से मार देना है, पूरे परिवार को मिटा देना है, इनकी हस्ती ख़त्म कर देनी है, तब इस तरह के जो जघन्य हत्याकांड होते हैं उनको अंजाम दिया जाता है। मैंने इस तरह के जितनी भी खबरों की कवरेज की है, मैंने उसमें एक चीज़ कॉमन देखी है कि जो हत्यारा होता है वो ये चाहता है सबको मार दूं, वो ये नहीं चाहता कि कभी इनके बच्चे बड़े हों, खानदान खत्म कर दिया जाए, हाँ और वो हमसे बदला लें। ये जो बदला लेने वाली जो फिल्मी कहानियाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ों को ये उनके दिमाग में शायद भरी होती हैं, और वो ये नहीं चाहते कि ऐसा कभी हो, इसलिए वो पूरे खानदान को, पूरे परिवार को ही ख़त्म कर देते हैं। और देखिए पुलिस इसमें क्या काम कर रही है, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है जी। पुलिस ने इसमें कई काम किए, लगातार इसमें काम किए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था, लखनऊ तक इस मामले की गूंज थी, प्रदेश देश के भीतर चुनाव चल रहे हैं जी। तो जो जितने भी बड़े पुलिस के अधिकारी हैं उन तक इस मामले का बात पहुंची, और सबने कहा फटाफट इस मामले को देखो, ये क्या मामला है, क्या हो गया है। और सीतापुर जैसा जगह, सीतापुर जैसा जिला जो लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 90 किलोमीटर मतलब समझिए आप कितना ही दूर है, मतलब जैसे कहें दिल्ली से नोएडा या थोड़ा इससे आगे ही, तो 1 से 1.5 घंटे की दूरी, 1 से 1.5 घंटे की दूरी। अब तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात को देखा, समझा, उसके बाद में वहाँ डॉग स्क्वाड बुलाया गया, वहाँ फॉरेंसिक वाले बुलाए गए, वहाँ STF वाले बुलाए गए, वहाँ SOG वाले बुलाए गए, वहाँ LIU वाले बुलाए गए, और फिर फाइनली क्या हुआ, उसमें ये देख लिया गया कि भाई ये जो मामला है ये एक रंजिश का मामला है, इसमें प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, ये वो मामला है, और कुल मिला के ये वो मामला है कि जहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में बनी नहीं, एक भाई ने दूसरे भाई को ये समझा कि अब इसको मुझे खत्म ही करना है, और उसने कर दिया।
तो अजीत ने शुरुआत में तो अनुराग के ऊपर ही सवाल खड़े किए। उसने ये बताया कि मेरा भाई शराबी था, हाँ। उसने ये बताया मेरा भाई कर्जे में था, उसने ये बताया मेरे भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और शुरू में पुलिस भी उसकी बात में आ गई, इन्फ्लुएंस हो गई, क्योंकि वो एक चश्मदीद गवाह था वहाँ पे। बिल्कुल। पुलिस ने ये मान लिया कि शायद अनुराग शराबी था, पुलिस ने ये मान लिया कि अनुराग मानसिक रूप से कुछ परेशान था, और उसने इन सब हत्याकांड को खुद अंजाम दिया और उसने खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने आई, वैसे ही हमें ये बात पता चली कि नहीं, उसके सिर में 2 गोलियां थीं। अब एक व्यक्ति अपने सिर में 2 गोलियां कैसे मार सकता है? तो पुलिस की यहीं से जांच की दिशा बदल गई, टर्निंग पॉइंट ये साबित हुआ। और जैसे ये बात टर्निंग पॉइंट साबित हुई, वैसे ही पुलिस ने ये देखा कि और कौन सुसाइड से मर्डर की तरफ, सुसाइड से मर्डर की तरफ। और मर्डर का जो शक था सबसे पहले अजीत के ऊपर ही गया। और जैसे ही अजीत से बातचीत की, जैसे ही अजीत से पूछताछ करनी शुरू की, अजीत टूट गया। अजीत ने बता दिया मैंने मारा है। अब ये था कि किसके साथ मिल के मारा है। जैसे कल हमारा आप डिस्कस कर रहे थे कि विभा के अकाउंट से एक बड़ी रकम निकाली गई थी, विभा अजीत की वाइफ। तो अगर विभा के अकाउंट से रकम निकाली गई थी तो क्या ये रकम किसी भाड़े के हत्यारे को दी गई थी? ये ऐसे तमाम सवाल थे। लेकिन अंत में यही बात पता चली कि अजीत ने खुद ही अकेले इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अजीत ने न केवल अपनी माँ को मारा, अपने भाई को मारा, अपने भाभी को मारा, उनके 3 मासूम बच्चों की भी जान ले ली। सर, एक किरदार जैसे विभा का आपने नाम लिया, जो पूरे इस हत्याकांड में जिक्र में बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन क्या अजीत की पत्नी विभा, ऐसा हो सकता है जब किसी का पति के अंदर ऐसी खुंदस चल रही हो, अपने ही परिवार, अपने भाई, अपने ही भतीजों को लेके, अपनी ही भाभी को लेके, तो उसने अपने घर पे कभी डिस्कस ना किया हो, अपनी पत्नी से डिस्कस ना किया गया हो विभा को लेके, विभा के अकाउंट से रुपए निकलना, अजीत का ये कहना कि वो कबूलनामा कि मैंने अकेले ही सारी घटनाओं को अंजाम दिया, क्या कहीं ना कहीं एक जो सुई है, जो शक की सुई है, वो विभा की तरफ भी उतनी ही मुड़ी हुई है, या उसको सारी चीज़ की जानकारी होने की जो एक शक हो रहा है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इंसान बड़ा इंट्रोवर्ट होता है। वो अपनी जानकारियां कई बार अपनी वाइफ को बताता है, अपने दोस्तों को बताता है, अपने मिलने जुलने वालों को बताता है, और कई बार वो अपनी जानकारियां किसी को नहीं बताता। वो उन बातों को छुपा जाता है, दबा जाता है। ये इंसानी फितरत है, मनोवैज्ञानिक ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए पुलिस ने इस एंगल से जांच की जो आप कह रहे हैं। पुलिस ने ये भी देखा कि विभा के अकाउंट से पैसे निकले तो कहाँ गए। पुलिस ने ये भी देखा कि विभा के मोबाइल की लोकेशन कहाँ थी, क्या विभा हत्या की रात मौके पर थी या नहीं थी। और इस तमाम कवायद के बाद यदि पुलिस विभा को क्लीन चिट दे रही है, तो आप ये मानिए कि शायद विभा का इससे कोई इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं रहा होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंसानी फितरत का मामला है कि कई बार इंसान को ये लगता है कि मैं ये बात अपने दोस्त को बताता हूँ, उसके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो वो अपने यार दोस्तों को बताता है, कई बार अपने परिवार के लोगों को बताता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना तो वो अपने दिल की बातों को परिवार के लोगों को बताते हैं और ना वो अपने दोस्तों को बताते हैं। तो शायद अजीत इस दूसरी कैटेगरी वाला रहा होगा कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वो दिल ही दिल में घुटता चला गया। इतना उसने नफरत को पाल लिया, इतना ज़्यादा उसने गुस्से को पाल लिया, इतना ज़्यादा उसने इस क्रोध को जगह दे दी अपने और अपने भाई के रिश्ते के बीच में कि ये क्रोध उस पूरे परिवार को निगल गया। एक सवाल सर और बनता है कि 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक 1.5 घंटे का समय, 6 हत्याएं, वो भी बहुत ही विभत्स तरीके से, बच्चों के पैर तोड़ के छत से फेंकना, माँ भाभी भाई सर कुचलना, गोली मारना, 1.5 घंटे के समय में किस तरह से प्लान किया गया? क्योंकि पुलिस का जो स्टेटमेंट था उसमें ये कहा गया कि 2 मंजिल पे भाभी थी, वहाँ उनको मारा गया, 1 मंजिल पे माँ थी जहाँ उनकी हत्या की गई। क्या आप एक प्लानिंग रही होगी जिस तरह से उसके ऊपर खून सवार था अजीत के ऊपर? देखिए, ये प्लानिंग शायद उसने उस वक्त नहीं की रही होगी। कई बार क्या होता है, चीज़ें होती चली जाती हैं। कई बार तो अगर इसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट होता, अगर हमने भाड़े के हत्यारों को पैसे दिए होते, तो ये बात हम कह सकते थे कि इसमें मतलब प्लान था जी। इसमें हालांकि बस एक ही प्लान लगता है कि उसने पहले छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, वो एक प्लान इसमें लगता है। लेकिन अब आप देखें कि सबसे पहले वो भाभी के पास पहुंचा सोती हुई, भाभी के पास अपने पहुंचा, उसने देखा कि
लाइट मैंने बंद कर दी है और ये लोग जो है अब परेशान हैं थोड़ा सा। वो सबसे पहले भाभी के पास पहुंचा, उनको गोली मारी, उनके सिर पर वार किया। वार इसलिए किया क्योंकि वो नफरत करता था। माँ ने देखा तो माँ को मारा। उसके बाद वो अपने भाई के पास पहुंचा दौड़कर, संभवतः दौड़कर ही गया होगा, और भाई सो रहा था, जाग रहा था, बहुत इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, अभी नहीं पता। उसने अपने भाई के सिर पर गोलियां मारी। इसके बाद बच्चों को मारना मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई फिर बहुत बड़ा काम रह गया था। उसके बाद तो उसने बस बहुत तेजी से पूरे परिवार को ख़त्म करने के बारे में सोचा। लेकिन मृत्युंजय, आप ये देखिए कि अब ये जो सीतापुर कांड है, ये उस तरीके का कांड है जिसको ना तो पुलिस रोक सकती थी जी। ये उस तरीके का कांड है जिसको ना समाज रोक सकता था। हाँ, इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोगों को अगर थोड़ा वक्त पर आइडेंटिफाई किया जाए, उनको बहिर्मुखी बनाया जाए, परिवारों में चर्चाएं हों, तो शायद इस तरीके के जो प्रकरण होते हैं उनसे शायद कुछ बचा जा सकता है। लेकिन हमने देखिए ये हमेशा देखा है, पूरी दुनिया का ये ट्रेंड है। अमेरिका में आपने देखा कि एक अकेला आदमी कहीं भीड़ में घुस गया, उसने स्कूलों में गोलीबारी कर दी। ये इस तरीके की घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। ये कौन लोग होते हैं, ये कहाँ से आते हैं जी, है ना? तो ये जो अकेले लोन वोल्फ इनको कहा जाता है, टर्म एक क्रिमिनोलॉजी की ये है। लोन वोल्फ मतलब अकेला भेड़िया जो जा रहा है और उसने हमला कर दिया। तो ये जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो लोन वोल्फ लोग होते हैं, इनका जो आक्रमण है उसको समझना वो बड़ा कठिन है कि कब अटैक कर देंगे आप। ये पूरी दुनिया का ट्रेंड है, मतलब सिर्फ इंडिया का ही नहीं, इंडिया में भी आप देखेंगे तो इस तरीके के कई मामले हुए हैं कि पूरे के पूरे परिवारों को ख़त्म कर दिया गया। मुझे एक अमरोहा का मामला ध्यान में आता है कि जहाँ एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। जैसा मैंने कल भी बताया कि एक मुझे बुलंदशहर का मामला सामने मेरे आता है कि जहाँ पर एक भाई ने दूसरे भाई के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। तो इस तरीके के जो मामले हैं वो मतलब भारत में भी हमने देखे कि अक्सर इस तरीके के कम नहीं सामने आते हैं, और जब हम देखते हैं दूसरे देशों में तो वहाँ भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं। तो ये जो अकेलापन है, लोगों के भीतर ही भीतर सोचने की जो प्रवृत्ति है, शायद वो नफरत, वो क्रोध, वो गुस्सा, वो उस तरीके का होता है जो पूरे एक परिवार को खा जाता है। कुल मिला के बात यह है कि परिवारों में विवाद की जगह अगर संवाद होने लगे तो इस तरह के जो प्रकरण हैं, जो एक ही परिवार के 6 लोगों की जघन्य हत्या जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल, उन बच्चों का क्या दोष था? उन बच्चों को तो पता भी नहीं होगा सर कि चाचा और पिताजी के अंदर क्या मतभेद चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, उन बच्चों को क्या पता? बिल्कुल ठीक है। तो सारे जितने भी दर्शक हैं वो कमेंट करें, बताएं, 2 बातें बताएं। एक तो ये कि सीतापुर मर्डर केस पर आप क्या कहना चाहते हैं, दूसरा ये कि हमारा ये जो फॉर्मेट है खबर को पेश करने का, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी जो सलाहें होंगी हम उसको भी फॉलो करेंगे। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक नया प्रयास है हमारा, इस तरीके की चर्चाओं के ज़रिए हम बड़ी खबरों पर बातचीत करें, उनको आपके सामने लेकर आएँ। तो जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। बाकी हमें देखने, सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके बताइए, और एक और गुजारिश, परिवार में संवाद कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।